18 सितंबर 2016 की वो सुबह, उरी सेक्टर का आर्मी कैंप, जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास का एक काला अध्याय लिखने वाला था। रात के करीब 5:30 बजे, जब ज्यादातर जवान अपने टेंट में आराम कर रहे थे, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। ये कोई साधारण फायरिंग नहीं थी। ये एक सुनियोजित, बेहद खतरनाक और सटीक प्लान के तहत किया गया हमला था। हमले को अंजाम देने वाले चारों आतंकवादी, जो कि जैश-ए मोहम्मद से जुड़े थे, पहले ही सीमा पार से घुसपैठ कर चुके थे। उन्होंने इस मिशन की तैयारी कई दिनों पहले से कर रखी थी। खुफिया जानकारी के अनुसार इन आतंकियों ने रात के अंधेरे और इलाके की भौगोलिक बनावट का फायदा उठाया। ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और आग लगाने वाले पदार्थ, इंसेंडियरी मटेरियल्स। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने पहले से ही आर्मी कैंप का पूरा नक्शा और उसकी कमजोरियों का अध्ययन किया था। उन्हें पता था कि सुबह के समय कैंप में सबसे ज्यादा ढील होती है, जवान टेंट में होते हैं, सतर्कता थोड़ी कम होती है, और यही वो समय था जिसे उन्होंने चुना। जैसे ही आतंकी कैंप के पास पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले ग्रेनेड फेंककर हमला शुरू किया। ये ग्रेनेड सीधे उन टेंट्स पर फेंके गए जहां जवान सो रहे थे। कुछ ही सेकंड में टेंट्स में आग लग गई और अंदर सो रहे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि जो जवान बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वे भी निशाना बन गए। ये हमला केवल गोलीबारी तक सीमित नहीं था। ये एक फायर ट्रैप था, जहां पहले आग लगाकर अफरा तफरी मचाई गई और फिर बाहर निकलते जवानों को गोलियों से मार गिराया गया। आतंकियों ने 2 टीमों में बंटकर काम किया था। पहली टीम का काम था टेंट्स में आग लगाना और ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। दूसरी टीम का काम था भागने या जवाब देने वाले जवानों को निशाना बनाना। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि कैंप के अंदर घुसने के बाद वे ज्यादा समय तक सक्रिय रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हताहत हो सकें। इस दौरान उन्होंने लगातार ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए। इनमें से ज्यादातर जवान आग और अचानक हुए हमले की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। यह हमला इसलिए भी ज्यादा घातक साबित हुआ क्योंकि ये उस समय हुआ जब जवान सो रहे थे और प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड की देरी भी भारी पड़ गई। हालांकि शुरुआत में आतंकियों को बढ़त मिली, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। आसपास तैनात जवानों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और आतंकियों को घेर लिया। करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में सभी चारों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मास्टरमाइंड और जिम्मेदारी। इस हमले के पीछे मसूद अजहर का नाम सामने आया, जो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। इसके अलावा हाफिज सईद का नाम भी आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने में लिया जाता रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह हमला किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक प्री प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। डर और दहशत का माहौल। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की एक बड़ी कोशिश थी। कैंप के अंदर का मंजर बेहद भयावह था। जले हुए टेंट्स, बिखरा हुआ सामान और हर तरफ गोलियों के निशान। ये सब उस रात की कहानी बयां कर रही थी, जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। 19 सितंबर 2016, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। नरेंद्र मोदी के सामने देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती रखी गई थी। कमरे में मौजूद थे अजीत डोभाल, NSA, मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री, और जनरल दलबीर सिंह सुहाग, सेना प्रमुख। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। यह वो पल था जहां तय होना था कि भारत अब क्या करेगा, चुप रहेगा या इतिहास बदल देगा। अजीत डोभाल ने साफ शब्दों में कहा, अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का समय खत्म हो चुका है। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। उनकी योजना स्पष्ट थी, सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन यह आसान नहीं था। यह एक ऐसा कदम था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जोखिम भी बन सकता था। अगले कुछ दिनों में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हुई। रॉ, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स टेबल पर थीं। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK
में कई आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की, जहां से आतंकियों को भारत भेजा जाता था। इन लॉन्च पैड्स की लोकेशन, वहां मौजूद आतंकियों की संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था, हर छोटी जानकारी जुटाई गई। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन इंटेलिजेंस हमिंट का सहारा लिया गया। इसी बीच जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस (एसएफ) का चयन किया। ये वो सैनिक थे जो रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना कोई निशान छोड़े वापस आ सकते थे। योजना बेहद सटीक थी। एलओसी पार करनी है, आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और सुरक्षित लौटना है। लगातार 10 दिनों की तैयारी के बाद 28 सितंबर 2016 की शाम को आखिरी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। फैसला हो चुका था, अब जवाब दिया जाएगा। 28-29 सितंबर 2016 की रात करीब 12:30 बजे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके थे। टीम्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी थीं। उन्होंने चुपचाप सीमा पार की। न कोई आवाज, न कोई हलचल। हर सैनिक के पास नाइट विजन डिवाइस, साइलेंसर लगे हथियार और विस्फोटक थे। करीब 2 बजे रात पहला आतंकी लॉन्च पैड निशाने पर आया। कमांडो ने चारों तरफ से घेराबंदी की और फिर अचानक हमला बोला। ग्रेनेड्स और साइलेंट फायरिंग के जरिए आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद एक के बाद एक करीब 4-5 लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। हर जगह एक ही रणनीति अपनाई गई। पहले चुपचाप घुसना, फिर अचानक हमला और अंत में विस्फोट कर सब कुछ खत्म कर देना। आतंकी टेंट, हथियारों के जखीरे और कमांड सेंटर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में 35-40 से ज्यादा आतंकी और उनके सहयोगी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा हुई। सबसे अहम हिस्सा था कमांडो की सुरक्षित वापसी। सुबह होने से पहले सभी टीम्स भारतीय सीमा में वापस आ चुकी थीं। किसी भी कमांडो की जान नहीं गई। ये इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। 29 सितंबर 2016 की सुबह डीजीएमओ रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को बताया कि भारत ने एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसके बाद पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान पर टिक गई। अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम का समर्थन किया। इस पूरे ऑपरेशन में अजीत डोभाल की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने इंटेलिजेंस को समन्वित किया, ऑपरेशन की रणनीति बनाई और राजनीतिक नेतृत्व को सही समय पर सही सलाह दी। इसी वजह से उन्हें इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा गया। वहीं मनोहर पर्रिकर ने सेना को पूरी आजादी दी और लॉजिस्टिक्स व कूटनीतिक समर्थन सुनिश्चित किया। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जमीनी स्तर पर इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए बेहतरीन कमांडो टीम तैयार की। हालांकि रणनीति ऊपर बनी थी, लेकिन जमीन पर उसे अंजाम देने वाले थे भारतीय कमांडो। उनकी ट्रेनिंग, साहस और सटीकता ने इस मिशन को सफल बनाया।